नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 16 फरवरी को कांग्रेस सरकार के खिलाफ भरेगी हुंकार। देहरादून स्थित लोक भवन का करेगी घेराव। बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों के विरोध में उठाएगी आवाज। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली राजधानी देहरादून सिल्वर सिटी मॉल के बाहर झारखंड के गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या। शहर में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में धौला जमीन मामले को लेकर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बोले, 2022 में धामी सरकार ने किया जमीन को बेचने का काम। और धौला जमीन को लेकर सामने आया बड़ा सच। जमीन खरीदने वाले निकले हिंदू। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। सवालों के घेरे में प्रशासनिक कार्रवाई। राजधानी देहरादून एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त दहल उठा जब शहर के बीचों बीच सिल्वर सिटी के बाहर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने शहर में सनसनी मचा दी। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक विक्रम शर्मा गैंगस्टर था, जिस पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। देखिए रिपोर्ट। फिर दिल्ली राजधानी देहरादून, शहर के बीचों बीच एक और मर्डर। सिल्वर सिटी के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक बार फिर दिल्ली है। गोलियों की तड़तड़ाहट से शहर गूंज उठा है। शहर के बीचों बीच एक और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दून में दिन दहाड़े एक और मर्डर ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अर्जुन हत्याकांड की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि आज एक और हत्या की वारदात सामने आ गई। सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला राजपुर रोड सिल्वर सिटी मॉल के बाहर शुक्रवार सुबह गोली की गूंज से हड़कंप मच गया। अज्ञात हमलावरों ने गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए। मृतक की पहचान विक्रम शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वो कुख्यात अपराधी था और उसके खिलाफ झारखंड समेत दूसरे राज्यों में 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या, रंगदारी, गैंगवॉर जैसे गंभीर मामले शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, जो विक्टिम है, जिस तरह से कांड हुआ था, जब इनके बारे में थोड़ा जानकारी की गई तो पता चला जमशेदपुर के निवासी हैं और 50+ केसेस रजिस्टर्ड हैं। और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं लगता है कि एक रिटेलिएशन के रूप में ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्योंकि जो इनको जानने वाले यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि मोस्टली वो झारखंड ही आते रहते थे। यहाँ पर एक अपार्टमेंट में उन्होंने अभी नया लिया भी था बीच में रहने के लिए, तो फैमिली भी है। तो कहीं ना कहीं और नॉर्मल इनकी दिनचर्या थी और ऐसा कुछ नहीं था कि कभी उन्होंने कुछ बताया हो। तो जिस तरह से रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं, झारखंड पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं। क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या वहाँ कोई ऐसा गैंग सक्रिय हुआ जिससे इनकी कोई रंजिश हो और इस तरह का एक्शन यहाँ पर हुआ है, तो इन सब चीज़ों को हम जानकारी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक विक्रम शर्मा का संबंध झारखंड के एक बड़े आपराधिक गिरोह से रहा है और वो लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। विक्रम शर्मा मॉल के जिम से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उस पर नजदीक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां लगते ही विक्रम शर्मा मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से फरार हो गए। देखिए, ये सब जानकारी अभी की है। 2017 में रांची पुलिस ने जो एसटीएफ के साथ मिलकर इसको गिरफ्तार किया था, उसको रांची पकड़ के ले गई थी रांची पुलिस वहाँ पर झारखंड में। और इसके बाद से इसके वेयर अबाउट्स यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि बीच में इन्होंने यहाँ पर आना जाना हुआ। कुछ उनका काशीपुर में स्टोन क्रशर भी लिया है, जहाँ पर उनके अपने ब्रदर भी हैं। तो अब एक तरह से मूल रूप से बिजनेस की तरह यहाँ पर सेटल होना चाह रहे थे। और जैसा भी जानकारी मिली है कि बैंक से भी कुछ बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस अपने यहाँ सेट करना चाह रहे थे और ज़्यादातर टाइम झारखंड में ही उनका आना जाना था। तो अभी यहाँ की कोई रंजिश ऐसी है नहीं, चूँकि जिस तरह उनका प्रोफाइल है, मुझे लगता है जो उनके जानने वाले थे, उनका कहना अगर इस तरह की रंजिश होती तो वो खुद ही इतने सक्षम है कि उससे निपट लेते। तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से इस तरह की घटनाक्रम हुआ है जो कनेक्टेड झारखंड से हो सकता है। देखिए, जो घटना हुई है उसको इसकी गंभीरता यही है कि हम तुरंत यहाँ पर एसटीएफ की टीम भी आई है और जितने भी ज़िले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं इसका स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना का हम खुलासा करेंगे। बता दें कि देहरादून में 17 दिन के भीतर ये 5वीं हत्या की वारदात सामने आई है, जिसने पूरे शहरवासियों को सख्ते में डाल दिया है। एक के बाद एक होती हत्या की वारदातों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है।
क्राइम कैपिटल बनती भी नहीं, क्राइम कैपिटल बन चुकी है। 15 दिनों में 5वां कत्ल, और वो कत्ल भी रात को 2 बजे 3 बजे नहीं, सुबह 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में। पलटन बाजार जो सबसे व्यस्ततम बाजार है पूरे राज्य का, उसमें लड़की की गर्दन चापड़ से काट दी जाती है और अपराधी चापड़ से काट करके आराम से टहलता हुआ पुलिस चौकी जाकर के आत्मसमर्पण करता है। प्रेस क्लब जहां पूरे पत्रकारों का जमावड़ा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहता है, उस प्रेस क्लब के सामने 10:30 बजे गोलियों से भून करके अर्जुन की हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार से आज जिम में 10 बजे और 10:30 बजे के बीच में जिम से निकलते हुए विक्रम की हत्या जिस प्रकार से निडर होकर के बेखौफ अपराधियों ने गोलियां बरसा करके हत्या कर दी, मैं समझता हूं 15 दिन में 5 कत्ल, और ये तब हालत है जब मुख्यमंत्री 1 मिनट का चैन नहीं लेते, 1 भी दिन अवकाश नहीं लेते, तब ये हालत है। पुलिस की हालत ये है कि पुलिस पूरी जो है इस राज्य की वो वसूली में लगी है। बता दें कि पुलिस इस घटना को गैंगवॉर आपसी रंजिश का परिणाम मानकर जांच कर रही है, लेकिन सवाल अब शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठने लगे हैं। देहरादून में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, सरेराह सरे बाजार हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रही है। जनता के मुद्दों को उठाते हुए 16 फरवरी को लोक भवन का घेराव होगा, जिसमें विपक्ष अपना दमखम दिखाने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इसी प्रदर्शन के जरिए जहां कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाने का काम करेगी, तो वहीं 27 की राह बनाती भी नजर आएगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस भरेगी हुंकार, 16 फरवरी के लिए पार्टी तैयार, जनहित के मुद्दों को लेकर राजभवन का घेराव, कांग्रेस बीजेपी को दे रही तनाव। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। जनता के मुद्दों के जरिए सरकार पर हमला बोलने की तैयारी कर रही है। 16 फरवरी को परेड ग्राउंड से विपक्ष हुंकार भरने जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन एक तरह से 2027 चुनाव से पहले तैयार किया जाने वाला ट्रैक है, जिस पर चलकर विपक्ष खुद को मजबूत बनाने की जुगत में नजर आ रहा है। बता दें कि 16 फरवरी को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और इसी प्रोटेस्ट के जरिए कांग्रेस अपना दमखम दिखाती नजर आने वाली है। 16 तारीख को कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है इस घेराव को लेकर, और जैसे कि इस घेराव का नाम है कि भाजपा हटाओ और प्रदेश बचाओ, उत्तराखंड बचाओ, तो ये सार्थक होगा। और हर मोर्चे पर मनरेगा का नाम बदल दिया, योजना को और कंजेस्टेड कर दिया, मुश्किल कर दिया, काम हो नहीं सकते हैं। इस प्रकार से अन्य मतलब महिला अपराध की बात देखी जाए, बेरोजगारी की बात देखी जाए, पेपर लीक होने का मामला देखा जाए, सब तरफ वनों में जंगली जानवरों का ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक देखा जाए, वनों में आग देखी जाए, हर जगह विपरीत परिस्थितियां हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कांग्रेस जहां इस घेराव को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रही है और सरकार पर दबाव बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे हल्के में ले रही है। बीजेपी नेता का कहना है कि कांग्रेस अपनी सियासी जमीन खो चुकी है, जिसकी ये तलाश भर है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। देखिए, कांग्रेस इस उत्तराखंड में अपनी ज़मीन को खो चुकी है, क्योंकि बार बार के चुनाव में कांग्रेस को एक करारी शिकस्त मिली है। इसके कारण से कांग्रेस बौखलाई हुई है, हताश है, निराश है। नया नेतृत्व कांग्रेस ने देने का काम किया, उसके पश्चात भी आज वो कार्यकारिणी का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। अनेक लोगों उसमें एक संशय की स्थिति बनी है, कार्यकारिणी बड़ी होगी छोटी होगी, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन एक राय फिर भी नहीं बन पा रही है। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस ने अपना विश्वास इस उत्तराखंड में खो दिया है, और कांग्रेस आने वाले दिनों में भी चाहे कोई सा भी कार्यक्रम ले ले, केवल और केवल अपनी एक राजनीतिक साख को बचाने के लिए काम कर रही है। अब किसकी जमीन कमजोर है और किसकी मजबूत, फिलहाल ये कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रदेश के भीतर जो हालात हैं वो बीजेपी के लिए भी कुछ अच्छे नहीं कहे जा सकते। वहीं कांग्रेस पर पहले से ही कमजोर विपक्ष का आरोप लगता रहा है। ऐसे में 27 से पहले बड़े घेराव के जरिए कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट कितना सफल हो पाता है और 2027 चुनाव में इसका कितना असर नजर आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड कांग्रेस 16 फरवरी को देहरादून में लोक भवन घेराव की पूरी तैयारी में जुटी है। रुड़की से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोक भवन घेराव के दौरान बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार पर निशाना साधने का काम किया जाएगा। लालडांग चिलरखाल रोड निर्माण का सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हो चुका है। लालडांग पहुंची विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। बता दें कि लंबे समय से लंबित इस मांग पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल के बाद विशेष याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सड़क निर्माण को हरी झंडी दे दी। लालडांग चिल्लरखाल हमारा मार्ग है, 1958 का जो मार्ग है, आज उसको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हटाया है और आदेशित हुआ है कि हम उसको अब बना सकते हैं और वो आम मानस के लिए अब खोला जाएगा। 18 गांव, 40,000 से ज़्यादा लोगों को इससे सुविधा होगी। अब हमारे जो भाई और बहन हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड में ही बाहर निकलेंगे। पहले हमें यूपी होकर निकलना पड़ता था। तो ये आज हमारी सारी जनता, पूरे लालडांग, कोटद्वार की जनता का प्रयास है, लंबा प्रयास है, काफी समय से हम लोग लगे थे। देहरादून में धौलास की जमीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने आ गई है। 2027 विधानसभा चुनाव की जंग में मानो दोनों ही सियासी दलों के लिए धौलास जमीन का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। आखिर क्या है धौलास की जमीन की हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। धौलास की जंग में बीजेपी कांग्रेस सामने 2027 की जंग धौलास की जमीन पर। क्या है धौलास जमीन की हकीकत? 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है कि दोनों ही सियासी दल इस मुद्दे के सहारे अपनी नैया पार लगाने का सपना देखने लगे हैं। बात कर रहे हैं धौलास जमीन को लेकर। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला चर्चाओं में है। भारतीय जनता पार्टी ने धौलास में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बेची गई जमीन का मामला उठाना शुरू कर दिया है। बता दें कि साल 2004 में कांग्रेस सरकार ने जमीन का आवंटन ट्रस्ट को दिया था। अब ये मामला प्रशासनिक दायरे से बाहर निकलकर राजनीतिक दलों की बयानबाजियों का अखाड़ा बन गया है। ये पूरा मामला शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर महमूद असद मदनी है, जो दारुल उलूम और जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े हुए हैं। दरअसल नारायण दत्त तिवारी की कांग्रेस सरकार ने 2004 में इस ट्रस्ट को IMA देहरादून के पास इस्लामिक शिक्षण संस्थान खोले जाने की अनुमति दी थी, जिसके लिए ट्रस्ट की ओर से 20 एकड़ भूमि ग्राम हरियावाला, धौलास, पछुआ दून, परगना विकास नगर देहरादून में भूमि किसानों से ली गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और ग्राम समाज और वन विभाग की सरकारी विभागों की भूमि पर भी कथित रूप से कब्जा किया गया था। वहीं ये मुद्दा जब फिर से सामने आया तो धामित सरकार ने संज्ञान लिया, जांच की गई, जिसके बाद सरकार ने साफ कर दिया कि ये जमीन सरकार के अधीन लाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2004 में एक शेखुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था और बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि में। लेकिन अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं, हम उसकी जाँच करा रहे हैं और एक एक इंच ज़मीन जो भी गलत तरीके से वहाँ पर की गई है उसको सरकार में निहित की जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। वहाँ पर जो राज्य हित में हो, चाहे वो स्टेडियम हो युवाओं के लिए, खेल के लिए, चाहे वो कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो, या अन्य राज्य हित में जो भी कार्य हो, उस जमीन को जो है राज्य सरकार नियत किया जाए। और जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है वो यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर मुझे मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस भूल जाए कि यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलेगी। ये देवभूमि है, यहाँ धर्म और संस्कृति से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। जहां बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसती दिख रही है। असल में भाजपा को तो मैंने एक सुझाव दिया है अपने फेसबुक में। मैंने कहा भाई तुम जो है ताबीज़ बनवा लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और जितने भाजपाई नेतागण हो उस ताबीज़ को अपने गले में डालो और उसको सुबह शाम प्रणाम किया करो, क्योंकि इसी ताबीज़ के बल पर तुम 2022 में सत्ता में आए और अब 2027 के लिए भी इस ताबीज़ाए नमहों कहो। तो चूंकि नियम है, कानून है, उस कानून के तहत उन्हें परमिशन मिली। उसके बाद जब ये बात पता चली कि वो IMA के नज़दीक है तो उसी सरकार ने 2006 में उस आदेश को निरस्त कर दिया कि आप नहीं यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते।
उसी सरकार ने, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया, मतलब उस परमिशन को खारिज कर दिया। अब उसके बाद 2022 में वो संस्था सरकार के पास जाती है और कहती है कि ये जमीन बेचने का मुझे परमिशन दिया जाए। कौन था मुख्यमंत्री 2022 में? किसकी थी सरकार? और क्यों वो जमीन अगर बिकी तो उसमें बेनिफिशियरी कौन है? सियासी दल जहां धौलास की जमीन को मुस्लिम समुदाय को बेचे जाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं जमीन खरीदने वालों का दावा है कि वो सभी हिंदू समुदाय से हैं। आज हमसे ये बोला जा रहा है कि ये ज़मीन हमसे छीन ली जाएगी। आज हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम लोगों को अपनी जो सुनवाई के लिए आज हम डीएम ऑफिस पे आए हैं। हम लोगों ने जब ये ज़मीन खरीदी थी उस टाइम पे पूरे जितने भी हमारे जो लोग थे, हमारा पूरा जो एक ग्रुप है, हम 167 लोग हैं, रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, सारे के सारे हिंदू भाई हैं। लेकिन इस मुद्दे को इस तरह से भटकाया जा रहा है कि ये किसी विशेष समुदाय को यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिलहाल धौलास की जमीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जंग जारी है। दोनों ही सियासी दल इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी करते दिख रहे हैं। देखना होगा कि 2027 में ये मुद्दा दोनों ही सियासी दलों पर क्या असर डालता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के किए गए तबादले। बता दें, देहरादून एसएसपी पद से अजय सिंह को हटाया गया। प्रवेंद्र सिंह डोभाल बने दून के नए एसएसपी। प्रवेंद्र सिंह डोभाल के पास अभी हरिद्वार एसएसपी की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इन्हें देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनीत सिंह बने हरिद्वार के नए एसएसपी। मणिकांत मिश्रा, जो अब तक उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब इन्हें पद से हटा दिया गया है। अजय गणपति बने उधम सिंह नगर के नए एसएसपी। मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक अभिसूचना बनाए गए। चंद्रशेखर आर घोड़के को बनाया अल्मोड़ा का एसएसपी। कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला किया गया है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार के एसपी भी बदले गए हैं। 20 पुलिस अफसरों के कार्यभार में बदलाव किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देहरादून एसएसपी पद से अजय सिंह को हटाया गया। प्रवेंद्र सिंह डोभाल बने देहरादून के नए एसएसपी। नवनीत सिंह बने हरिद्वार के नए एसएसपी। मणिकांत मिश्रा को एसएसपी पद से हटाया गया। अजय गणपति बने उधम सिंह नगर के नए एसएसपी। मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक अभिसूचना बनाए गए हैं। चंद्रशेखर आर घोड़के को अल्मोड़ा का एसएसपी बनाया गया है। कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार के एसपी भी बदले गए। 20 पुलिस अफसरों के कार्यभार में बदलाव किया गया है। हरिद्वार में 2027 कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहरी विकास सचिव नीतीश झा हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने कुंभ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सीसीआर टावर में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिससे पूरे मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। इसके बाद हर की पैड़ी क्षेत्र में घाटों पर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य इंतजामों का भी जायजा लिया। आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है, तो उसकी तैयारियों के लिए हम लोग आज अपनी पूरी टीम के साथ देख रहे हैं कि ये तैयारियाँ जो हमने अभी तक देखा कि तैयारियाँ समय पे है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि काफ़ी अच्छा कुंभ हो और लोगों को बहुत अच्छा एक धार्मिक अनुभव हो। सर, कितनी आशंका की, कितनी यात्री और किस तरह की आगे जो है रणनीति रहेगी? देखिए, इसमें कोई आशंका अभी नहीं है। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए हम लोग उचित व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर नगर निगम में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड 40 के पार्षदों ने मेयर आरती भंडारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों का आरोप है कि बोर्ड प्रस्ताव के बावजूद बिना एनओसी ठेकेदारों को भुगतान दिया जा रहा है और टेंडर सूचनाएं साझा नहीं की जा रही हैं। वहीं जिलाधिकारी ने शिकायतों की जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायत हमारी ये है कि मेयर पति महोदय श्रीमान लखपत सिंह भंडारी जी जिस तरह से नगर निगम में उनका एकमात्र वो शासनादेश कहेंगे हम शासनादेश कहेंगे या उसको अत्यधिक एक हस्तक्षेप कहेंगे कि वो आए दिन 24 घंटे नगर निगम में हस्तक्षेप करते आए हैं। में ये है नहीं कि कौन दो पार्षद की आप बात कर रहे हैं
और मेरे पे अगर आरोप हैं कि मैंने अगर पार्षद पति को बाहर किया है तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि मैंने मीटिंग हॉल से पार्षद पति को बाहर किया था। और रही बात मेरे हस्बैंड की निगम में आने की, तो निगम में किसी का ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। और मेरे हस्बैंड एज ए मेयर वहाँ पे नहीं आते हैं, एज ए मेयर पति वहाँ पे नहीं आते हैं। जो भी पार्षदगण आए थे उन्होंने शिकायत भी दी, तो उसमें जैसा भी होगा उसमें हम लोग जांच करा लेंगे और उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। दिनेशपुर के जाफरपुर लिंक मार्ग और गदरपुर मटकोटा मार्ग पर बनी पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि पुलिया के किनारे टूटने लगे हैं, रेलिंग गायब है। ऐसे में इस पुलिया से गुजरने वाले लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और वर्तमान आते जाते मैं देखता हूं कि पुलिया का एक कोना जो है बिल्कुल धंसा हुआ है। और अगर अभी कोहरे के समय में तो बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना होने का चांस था, क्योंकि कभी सामने से अगर कोई गाड़ी आती है और गाड़ी आते हुए अगर जरा सा साइड में चली जाती है तो गाड़ी बिल्कुल सीधे उतर जाएगी पानी के अंदर और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी तरीके से आपने मटकोटा मार्ग की बात कही है। मटकोटा मार्ग में जो कालीनगर शमशान घाट है, वहाँ भी एक जो पुलिया है, उस पुलिया के आमने सामने से जब कई बार गाड़ियाँ आती है, मैं स्वयं भी जाता हूँ, तो साइड जाने की अचानक स्थिति में होता है कि सामने से ध्यान नहीं रहता कि पुलिया बिल्कुल किनारे तक है, क्योंकि साइड में कोई बॉर्डर नहीं है। अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे और जाम नालियां लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। गड्ढों में पानी भरने से दोपहिया चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से शिकायत कर गड्ढे भरने की मांग की है। अधिशासी अभियंता ने 1 महीने के भीतर सुधार का आश्वासन दिया है, जबकि लोगों ने सड़क के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। चूंकि जो हमारी रोड है वो हमारी DLPP रेट के अंतर्गत नहीं आती है, उसके बाद जो होता है हमारा अनुरक्षण का होता है। कभी कभी हमारे जो पैचेस होते हैं, पैचेस एक जगह पर बनते हैं, हम उसको करते हैं। उसके उपरांत ही क्योंकि हमारा पैच के बराबर में ही बारिश वारिश की वजह से दूसरे स्पॉट पे भी बन जाते हैं, तो इसीलिए हम उसके बाद उसमें करते हैं। यही हमारा पत्र आया था हमारे जिला पंचायत सदस्य का कि उसमें अलग अलग बिंदुओं पर हमारे अब नए पैच बन गए हैं, जिसको मैंने ये बताया कि हमारा जो रेडीमिक्स है हम उससे तत्काल उस चीज़ को कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। हरिद्वार में ट्रेनों में मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में बताया गया कि गैंग के 2 सदस्य ट्रेनों में चोरी करते थे, जबकि तीसरा मोबाइल का लॉक तोड़कर UPI पिन बदलकर ATM से पैसे निकालता था। 25 जनवरी को हेमकुंड एक्सप्रेस में हुई चोरी के बाद जांच शुरू हुई और पुलिस ने देहरादून से तीनों को धर दबोचा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 34वीं वाहिनी के कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सेवानिवृत्त सैनिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। हमारा बल ऐसे कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करता है, भूतपूर्व विशेषकर क्योंकि हिमालय हमारे जवान जो है वो एल्टीट्यूड में एक्सट्रीम ठंड में यहाँ पर की जाड़ों के दौरान -30 -40 टेम्परेचर होता है और कठिन परिस्थितियों में अपने देश की सेवा करते हैं। उधम सिंह नगर के जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा कि निपा वायरस जानलेवा है। ये चमगादड़ और सुअर के मांस से फैलता है। बता दें कि फिलहाल जिले में संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। पॉजिटिव केस मिलने पर उच्च स्तरीय लैब और इलाज उपलब्ध है। देखिए, ये जो निपा वायरस है ना, ये एक तरह का एक खतरनाक किस्म का वायरस है और इसमें जो है बेसिकली ये आपके श्वसन तंत्र को और ब्रेन को इनको इन्फेक्ट करता है और ये एक इसका जो रिजल्ट होता है ये करीबन 50% 60% तक फेटल हो सकता है। ठीक है, ये घातक होता है और बेसिकली ये क्या है कि जो खजूर के पेड़ होते हैं ना, वो उस पर जैसे चमगादड़ ज़्यादा बैठते हैं उस पर और इनसे बैट्स से ही ज़्यादा होता है। वैसे पिग्स से भी होता है, लेकिन पिग्स से बहुत कम ट्रांसमिशन है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 16 फरवरी को कांग्रेस सरकार के खिलाफ भरेगी हुंकार। देहरादून स्थित लोक भवन का करेगी घेराव। बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों के विरोध में उठाएगी आवाज।
फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली राजधानी देहरादून सिल्वर सिटी मॉल के बाहर झारखंड के गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या, शहर में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में धौला जमीन मामले को लेकर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बोले 2022 में धामी सरकार ने किया जमीन को बेचने का काम। और धौला जमीन को लेकर सामने आया बड़ा सच, जमीन खरीदने वाले निकले हिंदू। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार, सवालों के घेरे में प्रशासनिक कार्रवाई।